नया IBN 7 हौसला है। नया IBN 7 हौसला है। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। संसदीय परंपरा के हिसाब से प्रधानमंत्री ने देश की छवि को खराब किया, अपने पद की गरिमा को छोटा किया। ऐसी भाषा कैसे बोलेंगे आप? सुन ले, आप इसको सुन ले। आप इसलिए कहाँ पे कहा है? आप जरा इसको दिखाइए, कहाँ पे कहा है? आप एक्सट्रापोल शूटिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। वो भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने विदेश में जाकर ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे कि अपने देश की गरिमा के ऊपर आँच आए। And the Prime Minister of India is perfectly entitled to say that what happened in the last 60 years, we will break away from that and present an honest government to the people of India. Okay. और इस देश के भीतर कितनी पार्टियां हैं उतने ही मतभेद हैं, लेकिन देश में एक आम सहमति है कि हम बाहर एक हैं। शरद जी, जिन नेताओं की विरासत का आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाजवादी आंदोलन में, पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार किया था उस वक्त की इस देश की राजनीतिक परिस्थिति जो बनी थी उसमें। नहीं हो सकता। जी नहीं। आप कहाँ पे कहा है? आप जरा इसको दिखाइए। ये संसदीय परंपरा के हिसाब से। नमस्कार, IBN 7 के प्राइम टाइम शो 8 बजे में आप सबका स्वागत है। देश की संसद में अपमान और सम्मान का सवाल सुलगा। विपक्ष की धार पर था PM मोदी का विदेश दौरा। तमाम विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस सवाल उठा रही है कि PM मोदी ने जर्मनी और कनाडा और फ्रांस के दौरे में जिस तरीके के बयान दिए उससे भारत का अपमान हुआ है। उन्होंने स्किल इंडिया के मुकाबले स्कैम इंडिया की बात की। उन्होंने हिंदुस्तान की 60 साल की विरासत को नीचा दिखाया। ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष ने आज सरकार पर दागे। वैसे हाल के दिनों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस पूरे तेवर और राहुल के नए कलेवर के साथ मैदान में उतरी है। छुट्टी से लौटे राहुल भी पंजाब में किसानों का दर्द जानने के लिए आज एक ट्रेन में साधारण डब्बे से ट्रेवल कर कर पंजाब के खन्ना में पहुंचे। यानी कांग्रेस संसद के भीतर और संसद के बाहर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शुरुआती आधे घंटे में इस पर बात होगी, तो अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे। हमारा चर्चा का मुद्दा होगा दिल्ली के गैर कानूनी कानून मंत्री यानी जितेंद्र तोमर का। तोमर साहब दिल्ली के ही केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री हैं और उनकी कानून की डिग्री पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। उसको फर्जी कहा गया है। क्या है पूरा मामला, खुद जितेंद्र तोमर से जानने की कोशिश करेंगे। वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़े उसके पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नेपाल में भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा की मौत। भारत सरकार ने सुरक्षित निकाले अपने 2500 से ज्यादा नागरिक। 15 देशों के 170 सैलानियों को भी बचाया गया। बिहार के दरभंगा में भूकंप पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक। पहचान के लिए अस्पताल प्रबंधन ने माथे पर लिख दिया भूकंप। नेपाल में तबाही और बर्बादी के बीच सीधे ग्राउंड जीरो से IBN 7 की कवरेज जारी। पल पल आप तक पहुंचा रहे हैं त्रासदी से जुड़ी हर खबर मेरे सहयोगी। सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक आक्रामक कांग्रेस। राज्यसभा में PM पर लगाया विदेश में बदनामी करने का आरोप, तो जनरल डब्बे में बैठकर किसानों से मिलने पंजाब पहुंचे राहुल गांधी। सरकार ने रद्द किया लगभग 9000 स्वयंसेवी संस्थाओं का लाइसेंस। 3 साल तक दाखिल नहीं किए रिटर्न। विदेशों से मिली
मदद छिपाने का गंभीर आरोप। दिल्ली के कानून मंत्री के कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार की यूनिवर्सिटी ने हलफनामे में कहा, हमने नहीं दी जितेंद्र सिंह तोमर को डिग्री। पार्टी ने भी किया जवाब तलब। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी। बुरी तरह पटकनी खाने के बाद बीजेपी और लेफ्ट ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। 30 अप्रैल को बंद का ऐलान। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और मुथूट फाइनेंस लोन महोत्सव, SMS गोल्ड to 56161। टोरंटो में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के दौरे पर थे और वहां पे उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। उस भाषण में पीएम मोदी ने कहा, स्कैम इंडिया छूटा पीछे, अब स्किल इंडिया की बारी है। लेकिन इस बयान से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इतने आहत हुए कि उन्होंने आज राज्यसभा को सिर पर उठा लिया। कांग्रेस इस विरोध में सभी विरोधी पार्टियों की अगुवाई कर रही है। वैसे कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आक्रामक दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही इन दिनों। वो मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। अपनी 59 दिनों की छुट्टी की वापसी के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नए तेवरों में, नए कलेवर में नजर आ रहे हैं। पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सियासी जमीन को पुख्ता करने की कोशिश में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पीछे इन दिनों खड़ी हुई है। और राहुल गांधी ने कांग्रेस की सियासी जमीन को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए किसानों का कंधा चुना है। किसानों के जरिए वो कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं। किसानों के मामले पर संसद में बोलते हैं। अब किसानों का हालचाल जानने के लिए वो पंजाब जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था प्रधानमंत्री मोदी पर कि वो खुद किसानों का हाल जाने बगैर लैंड बिल जैसे और तमाम मुद्दों पर मन की बात रेडियो के जरिए कर रहे हैं। इसीलिए राहुल ने एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हुए खुद किसानों के बीच जाने का आज फैसला कर लिया, वो भी जनरल ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर। क्या हुआ, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मंडी में जा रहा हूँ, स्थिति देखने जा रहा हूँ, क्या सिचुएशन है वहाँ पे ग्राउंड पर। मुझे काफी बताया जा रहा है कि बुरी हालत है, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं। दिल्ली से सचखंड एक्सप्रेस में सवार होकर वो पंजाब के किसानों से मिलने पहुंचे। रास्ते में उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए। पंजाब में किसान भूमि अधिग्रहण और मंडियों में गेहूं खरीद न होने की वजह से दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इनके दर्द में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। वो कई शहरों की अनाज मंडी में किसानों से मिले। तो सर काफी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस बारे में ट्रेन में बात कर रहे थे लोगों से। हाँ जी, कि मंडियों पे सामान उठ नहीं रहा है, इसलिए मैं जा रहा था। ट्रेन के साधारण डिब्बे में यात्रा कर राहुल गांधी आम आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को वो 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में होंगे, वहां के किसानों से मुलाकात करेंगे। राहुल की वापसी के बाद सरकार पर वार की कांग्रेस की रणनीति अचानक आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद में भी हमलावर है। जरा राज्यसभा में पीएम मोदी के कनाडा और जर्मनी में दिए गए भाषण पर मचे बवाल पर नजर डालिए। अपने पद की गरिमा को छोटा किया, भारत ने अपनी बात बोलेंगे मजबूती से ये गलत है। आप हमारी बात सुन ले, ऐसी भाषा कैसे बोलेंगे आप? सुन ले, आप इसको सुन ले। आप ये कहाँ पे कहा है? आप जरा इसको दिखाइए, कहाँ पे कहा है? आप एक्सटेम्पोर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपने उन्होंने कहा है, किस दस्तावेज में है? आप दिखाइए ना इसमें। नरेंद्र मोदी पीएम ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान कहा था कि पहले भारत सुरक्षा परिषद में सदस्यता की भीख मांगा करता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने टोरंटो में कहा था कि पहले देश की छवि स्कैम इंडिया की थी, हम चाहते हैं अब देश स्किल इंडिया के तौर पर जाना जाए। कांग्रेस का कहना था कि विदेश में पीएम का ये बयान देश का अपमान है। कांग्रेस का साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी दिया। प्रधानमंत्री ने देश की छवि को खराब किया,
अपने पद की गरिमा को छोटा किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। वो भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने विदेश में जाकर ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे कि अपने देश की गरिमा के ऊपर आंच आए। वापस शिलांग से आया। कांग्रेस चाहती थी कि राज्यसभा में नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराई जाए, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने नोटिस को खारिज कर दिया। उधर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर चर्चा होगी तो देश में 60 सालों तक हुए भ्रष्टाचार पर भी बात होगी। याद दिलाना चाहता हूँ, विषय केवल इतना है कि अगर 60 साल के भ्रष्टाचार के कांड पे चर्चा होगी तो केवल विषय इसका है कि उन कांडों की चर्चा की जाए या ना की जाए। जब प्रधानमंत्री विदेश में होते हैं तो सड़क से संसद तक कांग्रेस बनाम मोदी सरकार अब खुलकर नजर आने लगा है। कांग्रेस संसद में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बदले तेवर के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और हमारा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का विदेश में स्कैम इंडिया कहना भारत का अपमान था, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 लिखकर स्पेस दीजिए और Y लिखकर हमको SMS करिए, और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N आप लिख सकते हैं। 51818 पर आपके SMS के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। और इस कार्यक्रम के आखिर में रात करीब 8:30 बजे ये नतीजे भी आपको हम जरूर बताएंगे। और अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता PL पूनिया जी मेरे साथ हैं। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से कमान संभालेंगे और कांग्रेस के इन आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अदीब साहब है, पूर्व सांसद, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा से। और साथ में राकेश सिन्हा जी हैं जो कि संघ के विचारक के तौर पर हैं। सबसे पहला सवाल मैं PL पूनिया साहब आप ही से पूछना चाहूंगा, क्यों इस बात पर आपको आपत्ति है कि स्कैम इंडिया PM ने क्यों बोला? अगर हमारे देश में स्कैम हुए हैं, हमारी CAG जैसी एजेंसीज ने उसको उठाया है और वो पूरी दुनिया में, सारी दुनिया जानती है, उससे कुछ छुपा नहीं है, उसके बारे में जिक्र अगर कर दिया PM मोदी ने, नाम तो उन्होंने किसी का लिया नहीं था, तो कांग्रेस को क्या बुरा लगा? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक प्रतीक देश के प्रतीक के रूप में वहां पर भाग लेते हैं। हमारी जो विदेश नीति है उसके अनुसार वो अपने कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, उनको चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की और देश की परंपरा रही है कि जब कांग्रेस पार्टी से संबंधित सरकारें भी नहीं रही, उस समय भी इस तरह से कभी नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी किसी मंत्री ने या उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। उससे पहले, तत्काल पहले हमारी सरकार थी, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में UNO में डेलीगेशन भेजा और उन्होंने नेतृत्व किया। तो ये समझबूझ होती है कि विदेश नीति में जब देश का सवाल आता है, ठीक है, दूसरे देशों में, लेकिन पुनिया साहब इस बात का जवाब दीजिए कि अगर देश में स्कैम हुए हैं और CAG जैसी एजेंसीज ने सवाल उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर PM ये बोल देते हैं कि ये स्कैम इंडिया है, तो इसमें गलत क्या था? और स्कैम हुए हैं, ये किसी छुपा तो है नहीं। बता दी उन्होंने बता दीजिए बुनिया साहब, उन्होंने बुनिया साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप पूछिएगा, PM ने कोई बायलैटरल मीटिंग में तो ये कहा नहीं, हिंदुस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा। फिर देखिए, हाँ, और कुछ पूछ लीजिए। आप बोलिए। देखिए, अगर मान लिया किसी ने स्कैम किया है, तो व्यक्ति हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, कोई पदाधिकारी हो सकता है, देश स्कैम का नहीं हो सकता। देश हमारी, उसकी परंपरा और उसका सम्मान, उसके लिए तो हम जान दे सकते हैं और जान देते हैं लोग। और उसके लिए कहना कि स्कैम इंडिया रहा, आप कह सकते थे कि भाई फलां ने किया, फलां ने किया, वो भी नहीं होना चाहिए। बाहर जाके वो भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके वक्त में 2G होता है, आपके वक्त में CWG होता है, आपके वक्त में तमाम घोटाले होते हैं, तो कहें किसने किया है? इन घोटालों को करने में आपको शर्म नहीं आती है? और घोटालों पे चर्चा करने में शर्म आती है? अरे शर्म नहीं, मुझे शर्म क्यों आएगी? मैं करने वाला नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और अरे CWG किसने किया? लेकिन अरे सुरेश कौन थे? आप
कलमाड़ी थे, वो इंडिया नहीं थे, इसलिए स्कैम इंडिया नहीं हो सकता। वो किसी और हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, पार्टी हो सकती है, लेकिन इंडिया स्कैम नहीं हो सकता किसी भी तरह से। तो ये शर्म आनी चाहिए। अब आप स्कैम के साथ अगर आप इंडिया को जोड़ के देख रहे हैं तो वो स्किल इंडिया की बात भी कर रहे थे, तो उन्होंने स्किल इंडिया की बात भी की है। स्कैम इंडिया की बात, हमें स्किल इंडिया की खूब बात करें, लेकिन स्कैम इंडिया कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं पीएम, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इस सवाल के बाद इस सवाल के बाद मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। इस सवाल के बाद डिबेट को ओपन कर रहा हूं। पुनिया साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मिर्ची लगी, क्या उन्होंने आपके कार्यकाल पर उंगली उठाई, इसीलिए कांग्रेस की दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया, इसीलिए कांग्रेस ने सबसे अधिक हंगामा किया? देखिए, ये हमारे ऊपर नहीं है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कार्यकाल है, उसको भी उन्होंने स्कैम इंडिया में शामिल किया है। और उसमें जनता पार्टी के जब सारे के दल एक साथ हो गए थे, भारतीय जनसंघ और जितने भी पार्टियां थे एक हो गए थे, उस समय का भी कार्यकाल है। सबके ऊपर उन्होंने कालिक पोती है, सबके ऊपर कालिक पोती है। और हमारी घोर आपत्ति है कि देश को कैसे स्कैम इंडिया कहा। देश कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। देश की अपनी परंपराएं हैं, देश का अपना सम्मान है। सुनिए, उसके लिए संबित पात्रा आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। फोरम इज ओपन नाउ, जो पार्टिसिपेट करना चाहे अपने हाथ उठा सकता है। संबित, आपने हाथ उठाया। देखिए सुमित, मैं नहीं जानता था कि कभी कभी आईना देख लेने से ये हश्र भी हो सकता है। अब देखिए, एक आईना देख के अभी बिल्कुल ठीक कह रहे थे पुनिया साहब कि उसमें जनता पार्टी का भी कार्यकाल है, उसमें वाजपेयी जी का भी कार्यकाल है, मगर देखिए ना तो हम उछल रहे हैं ना कोई और परेशान हो रहा है। मगर आईना देखकर सबसे ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ कोई नजर आ रहा है तो अभी आपके चैनल के सामने दिख रहा है कि कौन डरा हुआ घबराया हुआ है। अरे हम देश के लिए, हम देश के लिए कर रहे हैं। पुनिया जी, आप सीनियर हैं, आप सीनियर हैं पुनिया जी, आप बीच में ना बोलें। मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता। आपके एज का मैं लिहाज करता हूं, कृपया करके मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। छोटा हूं मैं आपसे। दूसरा, आप पुनिया जी एक ध्यान करिए, प्रधानमंत्री देश के बाहर गए थे, मेन मकसद है जो निवेश है, जो हिंदुस्तान में बाहर से निवेश लाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जनरेट करना है बिजनेस, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इतने वर्षों में हिंदुस्तान में किस प्रकार का माहौल बना, एक रेड टेपिज्म का माहौल बना, ब्यूरोक्रेसी का माहौल बना, कहीं ना कहीं ईज ऑफ बिजनेस समाप्त हुआ, एक करप्ट माहौल भी बना था। तो प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा को कहा, अपने ही भाइयों और बहनों को कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि आप एयरपोर्ट में उतरेंगे और इस प्रकार से मुश्किलों का सामना करते हुए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तो ये दिन बीत चुके हैं। आइए अब, और यही तो तमाम जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मूडी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, यही तो वो कह रहे हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोहम्मद अदीब साहब, मैं आता हूं आपके पास। राकेश सिन्हा जी, आपने हाथ उठाया। देखिए सुमित जी, आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने पैनल में उन दो लोगों को बुलाया है, अदीब साहब जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और पुनिया साहब, ये भी सम्मान के पात्र हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब दे दें। इन दोनों ने, जब नरेंद्र मोदी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को, जैसे कि वो विश्व के दादा हों, एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था, जिसमें 65 सांसद थे, कि आप नरेंद्र मोदी को वीसा नहीं दें। इनको क्या नैतिक अधिकार है ये सवाल पूछने का? देश के संप्रभुता के मामले में अमेरिका को आमंत्रित कर रहे हैं, हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों माफी मांगे देश से कि इन्होंने गलत किया था। मोहम्मद अदीब साहब, यदि ये माफी मांग लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी। मोहम्मद अदीब साहब, ये गंभीर आरोप आप पे, और ये वाकई में ये 2 साल पहले आप उस चिट्ठी पे सबके साइन करवा रहे थे राज्यसभा में। मैं आपसे उसमें पुनिया साहब भी थे, पुनिया साहब भी थे, पुनिया साहब, अदीब साहब दोनों थे। सुन लीजिए सर, राकेश जी सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राकेश जी 2 मिनट मेरी बात सुन ले। देखिए, सियासत का स्तर नीचे चला गया है और आज हम इस हालत में हो गए हैं कि विदेश में जाकर जिस तरह की हम भाषा बोलते हैं, हमको लगता यह है कि हम आज भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये एक स्टाइल है कि वो पार्लियामेंट में बोलें, विदेश में बोलें, अदीब साहब कहीं पर भी बोलें। अदीब साहब, लेकिन वो उस बात का जवाब दीजिए, उस बात का जवाब दीजिए पहले जो राकेश सिन्हा ने मामला उठाया। प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने गुजरात मैं वहां पे आ रहा हूं, मेरी बात सुन ले। गए एक प्रतिनिधि को, मेरी बात सुन ले। वीजा न मिले, मुहिम चलाई पार्लियामेंट के अंदर। मैंने कहा था, उसका असर आपने देख लिया। क्या असर हुआ? क्या किया इन्होंने? देश को जाके वहां क्या बयान दे दिया, क्या बयान दिया? मैंने तो इंडिविजुअल के लिए कहा था,
आज भी मोदी साहब अपने को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते, वो समझते ये हैं कि वो रामलीला मैदान में तकरीर कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी यही तकरीर करते हैं। अब ये मुल्की का हमारा सितम यह हो गया है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने मोहम्मद अदीब साहब, आप चिट्ठी लिख सकते हैं सांसद होने के नाते, गुजरात की जनता जिसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है, अपनी मेजॉरिटी देती है, आप उसके खिलाफ अमेरिका को चिट्ठी लिखेंगे? आप भारत के प्राइम मिनिस्टर जो भी रहे, अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, अदीब साहब, पूरे अदब से मैं पूछ रहा हूं, ऐसा लेवल पे नहीं आया। सवाल आपके लिए भी है कि जिस व्यक्ति को चुना भारत की, गुजरात की जनता ने, आपने उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी, क्या ये भारत के अंदरूनी मामले में अमेरिका के दखल की मांग नहीं थी? किसके खिलाफ? और आज की तारीख में खिलाफ चिट्ठी लिखी, आज की तारीख में गुजरात के मुख्यमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री है, किसके खिलाफ अमेरिका उसका स्वागत कर रहा है। किसके खिलाफ? अच्छा मेरी बात सुन ले, किसके खिलाफ? मेरी बात सुन ले, आपने वो चिट्ठी पढ़ी है? वो चिट्ठी पढ़िए। उस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा था? उस चिट्ठी में मैंने ये लिखा था कि जिस आदमी को आपने वीजा कैंसिल किया है, रिवोक किया है, उसको किस बुनियाद पे दोबारा आप दे रहे हैं? क्योंकि उसके 14 ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर जेल में बंद हैं, उस पे मुकदमे चल रहे हैं, आप हमारे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं। वो चिट्ठी पढ़िए आप। ये इसमें आरएसएस वाले जो हैं, इनको चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख दी। अरे चिट्ठी के कंटेंट पढ़ के सुनाइए, और कंटेंट जब लिखे आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। कंटेंट तो अमेरिका के ऊपर इल्जाम था कि तुमने हमारे चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं दिया, किस बुनियाद पे वीजा दे रहे हो? क्या उनके जुर्म खत्म हो गए? अदीब साहब, ये लिखी थी, अदीब साहब ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में पढ़ दूंगा मैं अभी। आप अवस्थी साहब, आप सब लोग चिट्ठी लिख दी। अरे चिट्ठी क्या लिखी पढ़िए। चिट्ठी जो मैंने लिखी थी वो आज भी स्टैंड करता हूं, क्योंकि जो इनके ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर इनका वीजा रिवोक किया था, मैंने अमेरिका से यही पूछा था क्या आपने कोई इंक्वायरी करी है, और अगर इंक्वायरी करी है क्या इनके ह्यूमन राइट्स ने इनको क्लीन चिट दे दी है? ये चिट्ठी लिखी थी। आपने कहा चिट्ठी लिख दी, एमपीओ ने चिट्ठी लिख दी, आप हंगामा करने खड़े हो गए। अरे हमको तो शर्म आनी चाहिए। अदीब साहब, प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाके हमारे देश का मजाक उड़ा रहा है, अदीब साहब, आप कह रहे हैं कि हम वहां से जाके एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, वहां से जाके वेल्थ लाएंगे, जब आप हमारे देश की ये गरिमा पेश कर रहे हैं। अदीब साहब सुनिए तो सही, ये चिट्ठी आपने अमेरिका के खिलाफ लिखी थी, आप ये कह रहे हैं? आपने चिट्ठी पढ़ी मेरे भाई? पढ़ लीजिए चिट्ठी को भाई साहब, ये तो कल आपको मेल कर दूंगा। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, आप कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ के सुना दूंगा। इसका मजमू स्क्रीन पे चल रहा है, देखिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अदीब साहब, चिट्ठी में यही लिखा है कि इस आप ये एक बार आपके मुंह से बोलिए, ह्यूमन राइट्स के बुनियाद पर आपने वीजा रिवोक किया था। साहब आप झूठ बोल रहे हैं। आपने देश के साथ गद्दारी की, देश के लोकतंत्र के साथ, देश की आरएसएस वाले बताएंगे, आरएसएस वाले बताएंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे पूरी दुनिया में मशहूर हैं आप। अरे आप तो वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान का इतना मजाक उड़ाया गया, और इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मजाक उड़ा रहा है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने लिबास पे अपना नाम लिख के पेश कर रहा है, और इस देश के लोग उस नीलामी में खरीद रहे हैं, और हमसे कि हमने देश बदनाम कर दिया। अरे साहब देश को छोड़ दीजिए, ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में जवाहरलाल से लेकर ऐसे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को उनकी गरिमा को बचा लीजिए। पत्र लिखा था, ओबामा से कह रहे थे कि भारत के मामले में हस्तक्षेप कीजिए, भारत के लोकतंत्र पर ध्वस्त कीजिए। आपने लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, आप सबक लीजिए जाके अटल बिहारी वाजपेयी से, आप सबक लीजिए जाके जवाहरलाल नेहरू से, आप सबक लीजिए इंदिरा गांधी से, तब आप प्राइम मिनिस्टर की दावे करिए। पुनिया साहब अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट कमीशन, उसके आप चेयरमैन रहे हैं, और आपने ये पत्र लिखा है। और आप सोचिए आपने क्यों दस्तखत किया ऐसे पत्र पर? पुनिया साहब गंभीर राजनीतिज्ञ है, क्या आज मैं लिखूं पत्र किसी के खिलाफ, ये संभव है? देखिए पुनिया साहब, ये बात जो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं ना, अरे सुन तो लीजिए, स्थिति हो गई, सुन तो लीजिए ना। पीएल पुनिया क्योंकि एससी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, उनको वीजा ना दिया जाए, ये कहते हुए कोई चिट्ठी लिख दिया आपका संगी साथी, आपका सांसद का, तो ये उचित है क्या पुनिया साहब? सुमित जी राकेश जी ने बताया, उसी भाषा को आप ट्रांसलेट करके मुझे बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मेहरबानी करके ऐसा तो मत करिए। मैं समझ रहा हूं जो वो कह रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आप मुद्दे को पूरी तरह से भटकाना चाहते हैं।
जो डिस्कशन हो रहा है कि मोदी जी ने देश का अपमान किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए, और आप घुमा के आप हिंदुस्तान को विषय पे चर्चा करिए। आप नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है। आप मान लीजिए कि नरेंद्र क्या बात करते हैं, नैतिक हम नैतिकता आपसे सीखेंगे, हम नैतिकता हम आपसे सीखेंगे। विक्टोरिया से लोग अपील करते थे, आप लोग क्या हरकत करते हैं, ओबामा को कोई विक्टोरिया बना दिया। जानते हैं अच्छी तरह से किस तरह से सांप्रदायिकता फैला के देश को बांटने का काम करते हैं, और देश में नैतिकता। ओबामा को बुला लीजिए, आपको अधिकार, अमेरिका को बोलिए कि सेना भेजते, अमेरिका से कहिए भारत में सेना भेजे। आप चाहेंगे अमेरिका भारत में सेना भेजे? अधिकार नहीं नैतिकता, आपको बात करने का। आप अमेरिका से सेना मंगवा लीजिए। आप हमें गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका को बोलिए, अमेरिका अपनी सेना भेज दे। आप देश को बांटना चाहते हैं। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए ब्रिटेन को, अमेरिका को, फ्रांस को, जापान को पत्र लिखिए। तांडव किया आप लोगों ने, चुनाव क्या तांडव किया आप लोग। तो अमेरिका से बोलिए ना, दूसरी पत्र लिख दीजिए। आज पूरा आप एक और पत्र लिखिए अमेरिका से कि सरकार तांडव कर रही है, कृपया आप सेना भेजिए। अमेरिका की सेना आएगी और भारत में तांडव को बंद करेगी। उद्योगपतियों, लेकिन एक सवाल, एक मिनट राकेश जी, पुनिया जी, आप दोनों ने सीधे बहुत बात कर ली। एक मिनट, एक सवाल इसके पहले कि वक्त समाप्त हो, संबित पात्रा, इस सवाल मेरा आपसे, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा आपको, जो बात मोहम्मद अदीब साहब ने उठाई, पीएल पुनिया साहब ने उठाई, कि प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत ही क्या थी, स्कैम इंडिया की बात करने की जरूरत क्या थी? क्या वो चुनावी भाषण था? क्या वो वोट मांगने गए थे? क्या वो चुनावी रैली थी? इस तरह के बातों को दोहराने की क्या आवश्यकता है? क्यों ये पॉपुलर स्टेटमेंट दिए जाते हैं? देखिए सुमित जी, पहले तो मैं बता दूं क्यों मैं लगातार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार किसी डिबेट में मैंने देखा कि इस प्रकार अनैतिकता जो उसका स्तंभ है वो कैसे एकदम एक सेकंड में गिर जाता है जब वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने चलता है। मेरे दोनों तरफ ऐसे दो महान व्यक्ति बैठे हैं जिनका स्तंभ आज पूरे हिंदुस्तान के सामने एक मिनट में ध्वस्त हो गया। किस प्रकार से इन्होंने देश को कलंकित करने की चेष्टा की थी और वो कलंक आज आपके सामने खुल के आया है। इसलिए पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि मुझे बधाई मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बधाई की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, स्कैम इंडिया की बात क्यों की प्रधानमंत्री ने? एक ही ध्येय है, इस सरकार का एक ही ध्येय है, मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडिया। कैसे इंडिया आगे बढ़े, कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े, एकमात्र ध्येय के साथ प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर विदेश में जहां पर एक परसेप्शन बना था, नहीं सुन लीजिए, मैं शांति से सुन रहा था। आपके एजेंडे में कहां पर है? वो तो गए हैं ना गरीब और किसान। सुनिए, वो गरीब और किसान की स्टोरी आप राहुल गांधी जी से सुनिएगा। आज वो नया जानने गए हैं कि गरीब और किसान किसे कहते हैं। पहली बार वो एक्सपीरियंस लेने गए हैं, एडवेंचरिज्म और टूरिज्म करने के लिए। उनसे सीख लीजिएगा, आपको पता नहीं होगा, राहुल जी सुना देंगे। मगर आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। अरे पुनिया साहब, अभी आप पकड़े गए हैं, अभी आपकी चोरी पकड़ी गई है, चिट्ठी लिखने वाला। थोड़ी देर तो शांत रहिए, थोड़ी देर तो मंत्रणा करिए मन के अंदर, थोड़ी देर तो इंटरेस्ट। ये क्या अभद्र भाषा है? अभी आप पकड़े गए सरेआम, सब हिंदुस्तान के सामने आप पकड़े गए। आप चिट्ठी लिख रहे थे ओबामा जी को, मोदी जी के खिलाफ। आप जब भरी दुनिया में पकड़े गए हैं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। संबित पात्रा, मेरे पास वक्त की कमी है। संबित पात्रा, ये गंभीर इल्जाम है प्रधानमंत्री पर कि वो देश की छवि को खराब कर रहे हैं स्कैम इंडिया की बात करके। प्रधानमंत्री को क्यों स्कैम इंडिया बोलना पड़ता है? प्रधानमंत्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट बगैर स्कैम इंडिया के भी आ सकता है। पीएल पुनिया रुक जाइए, पुनिया साहब रुक जाइए, 30 सेकंड है, मुझे जवाब देना है सर। आप फिर भी चिल्लाए जा रहे हैं। शांत पुनिया साहब, मैं आप ही का काम कर रहा हूं। पुनिया साहब, कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं हो सकता। आपकी छवि गई, अब नहीं सुधर सकता है। 10 सेकंड बचे, 10 सेकंड बचे। संबित पात्रा, हम आपके भरोसे, फिर आपका जवाब नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने स्कैम इंडिया की बात क्यों की? इन्वेस्टमेंट बगैर स्कैम इंडिया के भी आ सकता है। बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से आप तमाम डॉक्यूमेंट्रीज को पढ़िए, जो डॉक्यूमेंट्स
रेटिंग एजेंसीज ने लिखे हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं सीईओज ने कि हिंदुस्तान में रेटेपिज्म और करप्शन इस कदर है हिंदुस्तान में करप्शन कि कोई भी इन्वेस्टर यहां आना नहीं चाहता है। और खुद ये कोई जाके वो संसद में नहीं भाषण दे रहे थे, इंडियन डायस्पोरा को कह रहे थे आप चिंता मत करो, माहौल बदल चुका हूं मैं। जो ठीक करो ना, ये सब चीज करेंगे। ठीक करो ना। अरे आप बिगाड़ के गए, ठीक तो हम ही करेंगे, तभी तो आए हैं। आप पहले अपने आप को सुधारो पुनिया साहब, आप पहले अपने आप को सुधारिए पुनिया साहब। जो देशद्रोही गतिविधियां आप करते आए हैं उसको ठीक करिए। देश को चलाने का काम हम करेंगे। देशद्रोही गतिविधियां जो आप लोग करते थे उसको ठीक करिए। मोहम्मद अदीब साहब कुछ बोल रहे हैं। जी अदीब साहब। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके, अभी पात्रा जी ने कहा कि इन्वेस्टर डर गया है, तो इन्वेस्टर को ये बताने गए थे कि देश, हमारा देश जो है वो स्कैम का देश है। ये एक प्राइम मिनिस्टर बोलने गया है। आप सोचिए इस बात को, एक प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाके कहता है कि मेरा देश में स्कैम होता है। जी अदीब साहब। और अब तक जो प्राइम मिनिस्टर, साहब पूरे अदब के साथ बोल रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। शांति रहने तो बेहतर राकेश सिन्हा जी, मेरे पास वक्त की कमी है इस डिबेट में। कुछ डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा क्योंकि मुझे डिबेट नंबर 2 भी स्टार्ट करना है, वो भी बहुत जरूरी है दिल्ली के लिए, देश की जनता को सुनने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी के अपनी सरकारों पर भी स्कैम के आरोप लगे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का व्यापम घोटाला हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार में रमन सिंह सरकार पर इल्जाम रहा, उनके परिवार को लेकर जिस तरीके से स्कैम्स हुए हैं। ये तमाम चीज़ें भी हैं। जब प्रधानमंत्री स्कैम इंडिया की बात करते हैं तो बीजेपी के अपनी सरकारें, अपने लोग भी चपेटे में आते हैं, लपेटे में आते हैं। वक्त हो गया है अब आज के सवाल पर मिली आपकी राय का। क्या पीएम का विदेश में स्कैम इंडिया कहना भारत का अपमान है? इसके जवाब में हमें बड़ी संख्या में जवाब मिले हैं। 34% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 66% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपमान नहीं है स्कैम इंडिया कहना।